हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। और स्टूडेंट, इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए हैं और जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अगर 2 बार 3 बार हमारे लेक्चर को अगर आप देखते हो, रिपीट कर करके देखते हो ना बार बार, तो ऑटोमेटिक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितनी ही बार अगर आप लेक्चर को देखोगे उतना ही मजबूत आपका जो ना मजबूत स्टडी होगा, उतना ही डीप स्टडी होगा। ठीक है, तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक रिपीट करके देखो। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वापस से आते हैं लेक्चर पे। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को देख लिया था, जिसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन किया था। ठीक है, तो गाइज लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था अबाउट एंड्रोसियम, यानी कि जो मेल पार्ट होता है। क्या होता है? यानी कि जो मेल पार्ट होता है एक प्लांट का, एक फ्लावर का, उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली देखो, पूरी वीडियो जो है ना बहुत ही डेडिकेटेड होने वाली है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेके। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है गाइनोसियम। ठीक है, तो गाइनोसियम जब आप देखोगे ना तो गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखो अभी हम आपको नोट्स से बताएंगे बहुत ही अच्छे से, बस इतना जानो इस टाइम कि गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है। अब टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड मेड अप ऑफ 1 मोर कार्पल पिस्टल या मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, देखो कितना क्लियर कट आपको नोट्स में ही लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है? गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का, उसे हम गाइनोसियम कहते हैं। और वो किसका बना होता है? वो बना हुआ होता है एक या एक से ज्यादा कार्पल, पिस्टल या मेगा स्पोरोफिल। क्या? एक या एक से ज्यादा कार्पल, पिस्टल या मेगा स्पोरोफिल। अब आप पूछोगे कि सर ये 3 नाम क्यों ले रहे हो? देखो, आप ना गाइनोसियम यूनिट को कार्पल भी कह सकते हो, पिस्टल भी कह सकते हो और मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आप गाइनोसियम की यूनिट को कार्पल भी कह सकते हो, पिस्टल भी कह सकते हो और मेगा स्पोरोफिल भी कह सकते हो। ठीक है, देखिए कार्पल के पास होते हैं 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या होते हैं? कार्पल के पास होते हैं 3 इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लिखा हुआ है कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जिसमें पहला स्टिग्मा जो कि क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। इस 3 इंपॉर्टेंट पार्ट पहला क्या है? पहला स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है? स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, पोलन ग्रेन को अपने अंदर लेता है। समझ गए ना? रिसीविंग क्या होती है? किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, किसी चीज को बुला लेना। तो स्टिग्मा के थ्रू क्या होते हैं? पोलन ग्रेन अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कभी पोलन ग्रेन आएगा, मीन्स जब कभी पोलन ग्रेन आता है ना, तो वो एंथर से पोलन ग्रेन आता है। क्या आता है? एंथर से पोलन ग्रेन आता है और फीमेल पार्ट तक पहुंचता है। पोलन ग्रेन क्यों आ रहा है? उसका तो कोई मकसद होगा ना, बताइए क्या मकसद? उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचना है, तो वो जाएगा, उसकी वही मंजिल है। वो बस इसी रीजन से आ रहा है कि उसको फीमेल पार्ट तक जाके और फ्यूजन करना है। तो वो आएगा, वो जाहिर सी बात है, आएगा और तो वहां पे जाएगा। ठीक है, चलो एक आप फिगर देख लो, फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा और क्लियर कट करके बताते हैं। आप इस फिगर को देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है? स्टिग्मा दिया हुआ है और यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या है? यहाँ पोलन ग्रेन आपका आ गया है। ठीक, उसके बाद देखो ये स्टाइल है और ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, इसके बाद से आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको ओवरी देखने को मिलेगी और ओवरी के अंदर आपको एम्ब्रियो सेक देखने को मिलेगा, माइक्रोपाइल देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा और पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ठीक है, इमेज को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इमेज को 2 बार 10 बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या करेगा ना, नीट के एग्जाम में आपका ये जो स्टाइल है ना, इसको हटा देगा। ये जो आपका स्टिग्मा है इसको हटा देगा, यानी कि चीजें जो है ना वो गैप कर देगा और जो नाम है ना उसको हटा देगा और बोल देगा बताओ यहाँ पे क्या होता है। तो इसीलिए फिगर को ना बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, फिगर को बस नॉर्मली देख के छोड़ नहीं देना, इसको प्रैक्टिस करना है। सारे नाम फिगर बनाना है, फिर सारे नाम को लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर एक बार फिगर क्लियर हो गया ना, तो समझिए आपका उससे उस क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक करके आओगे। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो फिगर को समझ लेते हैं। देखो जो हमारा गाइनोसियम है ना, वो दिखने में एक फ्लैट सरफेस होता है। क्या होता है?
गाइनोसियम कैसा सरफेस, एक फ्लैट सरफेस होता है, उसके बाद एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और लास्ट में एक फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे बोलते हैं ओवरी। क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ओवरी। देखो इस फिगर को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उतना टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम फिगर को बहुत अच्छे से देखेंगे। अब देखो जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा। जो क्या करता है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है, क्या है, इट इज ए रिसेप्टिकल। ये रिसीव करेगा, किसको रिसीव करेगा, पोलिन ग्रेन को। किसको, पोलिन ग्रेन को। क्या करेगा, पोलिन ग्रेन को रिसीव करेगा। ठीक है, और जो स्टिग्मा जो क्या करता है, रिसीव करता है, और स्टाइल से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, ओवरी के अंदर चले जाएंगे। जो क्या करे, स्टिग्मा तो पहले रिसीव करेगा और उसको भेज देगा स्टाइल के पास। स्टाइल पे क्या करेगा, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है उस पर आराम से बैठेगा, सुहरते हुए चला जाएगा स्टाइल के पास, तो उसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो वो चला जाएगा स्टाइल के पास जहाँ पे क्या है, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होना है किसका, उसका कार्पेल का फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन ही होती है। ठीक है, फीमेल पोलन ग्रेन का काम था आना, वो आ चुके हैं। फिर पोलन ग्रेन में जनरेट हो गया पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब से होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टाइल से होता हुआ ओव्यूल तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो किसको रिसीव करेगा, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा, वो क्या होता है, वो स्टिग्मा होता है। मिडिल पोर्शन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन को पहुंचाता है। ठीक, मिडिल पोर्शन कौन सा होता है, स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन को पहुंचाता है। स्टाइल, सॉरी, मिडिल पोर्शन कौन सा होता है, स्टाइल, जो पोलन ट्यूब को पहुंचाता है, ओव्यूल तक पहुंचे उसको बोलते हैं स्टाइल। और जो सबसे ऊपर लोअर पोर्शन होता है, जिसके पास ओव्यूल होगा, जहां फर्टिलाइजेशन होगी, उसे बोलते हैं ओवरी। क्लियर, चलो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी के बारे में। ओवरी इज द इलॉर्जेट बेसल पार्ट विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड एज स्टाइल। स्टाइल देखिए, अब स्टाइल के बारे में क्या कह रहा है, स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू स्टिग्मा। ठीक है, स्टाइल क्या करता है, स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा से। ठीक, अब स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज द रिसीव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। ठीक है, देखो कितना क्लियर कट दिया हुआ है। फिर मैं आपको सारी चीजें बताया हूं, लेकिन यहां पर भी वापस से एक बार और बताता हूं। देखो ओवरीज जो है ना, वो बेसल वाला पार्ट होता है। क्या होता है, ओवरीज जो है वो बेसल वाला पार्ट होता है, यानी कि बेस वाला पार्ट होता है और बड़ा पार्ट होता है, जिसके ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब होता है। ओवरी से क्या कनेक्ट होता है, एक ट्यूब कनेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये स्टाइल जो है ना, वो कनेक्ट करता है किसको, ओवरी को स्टिग्मा के साथ। स्टाइल किसको कनेक्ट करता है, स्टाइल जो है ना वो कनेक्टर का काम करता है, जो ओवरी को स्टिग्मा के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे आपके। देखो स्टाइल के टिप पे ध्यान समझिएगा, स्टाइल कौन सा है, मिडिल पार्ट। तो स्टाइल के टिप पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, स्टाइल के ऊपर। ठीक है, बीच में स्टाइल, नीचे ओवरी, तो स्टाइल के ऊपर आपका स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और ये रिसीविंग सरफेस होता है। जो आपका स्टिग्मा है ना, ये रिसीविंग सरफेस होता है, ताकि पोलन ग्रेन आके इस पर क्या हो सके। देखो एक ऐसा सरफेस होता है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। ठीक है, रिसीविंग पॉइंट होता है, समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। Each ovary have one या more ovules attached to a flattened causing like placenta। ठीक है, देखो ये एक ओवरी है, समझिए आपको मैं एक फिगर के माध्यम से देखो, ये एक आपका क्या है, ये एक ओवरी है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका प्लेसेंटा ऐसे निकला होगा। ठीक, और प्लेसेंटा के ऊपर ही आपके ओव्यूल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिगर को याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए। क्या होता है, प्लेसेंटा के ऊपर जो ओवरी है उस पे क्या अटैच होंगे, ये ओव्यूल्स अटैच होते हैं। समझ गए ना, बस वही बोला जा रहा है और कुछ नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे क्या लिखा।
When more than one carpel is present, they may be free and are called एपोकार्पस, फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड रोज। ठीक है, अब देखो, अब अगर एक से ज्यादा, ध्यान समझिएगा, अब अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एपोकार्पस कंडीशन। क्या हो जाएंगी, अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है फ्लावर में तो वो कंडीशन कौन सी हो जाएंगी, वो कंडीशन हो जाएंगी एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि कार्पल के अंदर, ध्यान समझिए, कार्पल के अंदर तीनों पार्ट आएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब देखिए, अगर यह एक से ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, अगर यह एक से ज्यादा प्रेजेंट है और फ्यूज नहीं है, आपस में फ्यूज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एपोकार्पस कंडीशन हो जाएगा, जैसे कि आपको लोटस में देखने को मिलता है। ठीक है, लोटस में कैसे देखने को मिलता है, हर एक चीज अलग अलग देखने को मिलती है, रोज में भी हर एक चीज, पंखुड़िया वगैरह सब अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक, तो वहां पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, वहां पे आपको एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलेगी। चलो अब आगे देखते हैं। They are termed as syncarpous when carpel are fused, for example mustard and tomato. After fertilization the ovule develop into seed and ovary mature into fruit. ठीक है, अब आप ध्यान समझिएगा, अब आप एपोकार्पस तो आपको पता चल ही गया कि एक से ज्यादा जहां कार्पल प्रेजेंट होंगे और वो आपस में फ्यूज नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, उन लोगों में दूरियां हैं, उन लोगों में कभी बातचीत नहीं हो तो वो लोग अलगा बिलगा रहते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे एपोकार्पस कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सिनकार्पस क्या होता है बताइए, सिनकार्पस क्या, देखिए एक से ज्यादा कार्पल तो प्रेजेंट है लेकिन वो फ्यूज है। क्या है, एक से ज्यादा तो आपको कार्पल देखने को मिलेगा लेकिन वो फ्यूज है, आपस में क्या होते हैं, वो फ्यूज है। ये ऐसी कंडीशन हमें किस में देखने को मिलेगी, ये कंडीशन हमें मस्टर्ड में देखने को मिलेगी, टोमेटो में देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि इनके जो कार्पल है ना, उन लोगों में बनता है, वो लोग आपस में फ्यूज है, अलगा बिलगा नहीं है, उन लोगों से बातचीत रहता है, राय रहता है। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। अब देखो, अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी, ध्यान समझिएगा, अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी तो द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल क्या होगा, सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी मैच्योर हो जाती है किसमें, फ्रूट में। ओवरी किसमें मैच्योर होगी, फ्रूट में, और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी मैच्योर हो जाती है किसमें, फ्रूट में। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है ना ये बेसिक था। अब इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो मान लो नोट्स से तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करा दिया, अब इसके बाद मैं जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बस तो देखते ही आपको धड़ाधड़ सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि नोट्स में मैं इतना अच्छा बता दिया। अब चलो चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक, देखो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखो जो गाइनोसियम है वो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है, रिजेंबल करता है। क्या करता है, रिजेंबल करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द गाइनोसियम में कंसिस्ट अ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पेलरी एंड मे हैव मोर देन वन पिस्टल मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, अब भी मैं आपको बताया हूं, अगर सिंगल कार्पल प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी कंडीशन, और अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो क्या बताया था मैंने, देखो कार्पल, पिस्टल और मेगा स्पोरोफिल, तीनों वर्ड एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप तीनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में पिस्टल वर्ड यूज किया है, आप चाहो तो कार्पल वर्ड यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कार्पल वर्ड की यूज कर सकते हो, बिकॉज जो वर्ड है वो कार्पल से रिलेटेड है। मोनोकार्पलरी, मोनो मतलब सिंगल, कार्पल मतलब कार्पल, तो कार्पल तो सिंगल कार्पल होते हैं, उसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल या एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टी। मल्टी मतलब बहुत सारे, कार्पल मतलब कार्पल, तो बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीकार्पलरी कंडीशन। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। When there are more than one, the pistil may be fused together syncarpous। ठीक है, अब भी मैं सारी चीजें आपको बताया हूं, या may be free एपोकार्पस। ठीक है, देखो अगर एक से ज्यादा क्या होगा, एक से ज्यादा आपके पास कार्पल है, फ्लावर के पास मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, यानी कि वहां पे एक से ज्यादा कार्पल है और वो आपस में फ्यूज है। एक से ज्यादा कार्पल है, आपस में मिल गए, आपस में फ्यूज गए, आपस में पड़ता है। ठीक है, तो उसको अब क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे सिनकार्पस। क्या बोलोगे, सिनकार्पस। अब देखो, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है और वो आपस में फ्यूज नहीं है, वो आपस में फ्यूज नहीं है, तो कैसी कंडीशन हो जाएंगी, एपोकार्पस। क्या हो जाएंगी, एपोकार्पस। तो क्या आपको एपोकार्पस और सिनकार्पस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया ना।
चलिए आगे देखते हैं। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट और द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, देखो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर एक पिस्टल के पास क्या होती है, हर एक पिस्टल के पास 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, जो ऊपर वाला पार्ट होता है। स्टिग्मा कहाँ होता है, सबसे टिप पे होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है स्टाइल, जो क्या होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन लास्ट में होता है थोड़ा फुला हुआ स्ट्रक्चर, क्या होता है, जो होता है थोड़ा फुला हुआ स्ट्रक्चर, जहां पे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, उसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम ओवरी कहते हैं। तो चलिए तीनों के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी वालों ने। द स्टिग्मा सर्वाइव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलिन ग्रेन। ठीक है, अब देखो स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। किसका, पोलिन ग्रेन का। किसका, पोलिन ग्रेन का। पोलिन ग्रेन तो आएंगे किसी भी तरीके से पोलिनेट करके, लेकिन वो किसके ऊपर टिकेंगे, कार्पल के किस पार्ट के ऊपर टिकेंगे, वो टिकेंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि वो एक प्लेट लाइक सरफेस होता है। कैसा होता है, वो एक प्लेट लाइक सरफेस होता है। उसके बाद, अब ध्यान समझिएगा, उसके बाद इस स्टिग्मा को ओवरी से कौन करेक्ट करेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन का ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होना जरूरी है। ठीक है, किसके साथ जाना जरूरी है, एक के साथ जाना जरूरी है। और उसके लिए उसे कहां पहुंचना होगा, उसे पहुंचना होगा ओवरी में। ठीक है, तो यहां पर स्टिग्मा से ओवरी तक उसको पोलन ग्रेन को, यानी कि पोलन ट्यूब को कौन लेके जाता है, स्टाइल लेके जाता है। कौन लेके जाता है, स्टाइल लेके जाता है। समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं। The style is the elongated cylindrical part beneath the stigma. The basal bulge part of pistil is the ovary. ठीक है, यानी कि स्टिग्मा के नीचे, कहाँ, स्टिग्मा के नीचे। अब देखो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नीचे फुला हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं ओवरी। उसे क्या बोलते हैं, ओवरी। अब ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, ओवरी के अंदर आपको देखने मिलेंगी ओवेरियन कैविटी। क्या देखने को मिलेगी, ओवरी के अंदर आपको देखने मिलेगी ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको लोक्यूल कहते हैं। और उसके बाद एक प्लेसेंटा वाली चीज भी ना यहाँ पे बताई गई है। अब ये प्लेसेंटा वाली चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बच्चों को समझ में आएंगी, कईयों को नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो आप ना फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। देखो आप इस स्ट्रक्चर को एक बार और समझ लिए। ठीक है, ये आपके ओवरी है, ओवरी के अंदर आपके क्या होते हैं, ओवरी के अंदर आपके प्लेसेंटा प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, ओवरी के बाद प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा के ऊपर क्या होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं, ऐसे कुछ ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ना आपको समझना जरूरी है कि ओवरी होता है, ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये सभी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा के यानी कि मल्टी कार्पलरी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर यह सभी अलग अलग कार्पल होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर सभी अलग अलग कार्पल्स होते हैं। तो सबके पास अपना अपना ओवरी होता है। क्या होता है, सबके पास अपना अपना ओवरी होता है, और सब पे ओव्यूल्स होंगे। क्या होंगे, सबके पास अपना अपना ओवरी होता है और सब पे ओव्यूल्स होंगे। क्लियर हो गया ना। सिंगल ओव्यूल्स भी हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकता है। तो हमें यहाँ पर सिंगल ओव्यूल्स वाली ही कंडीशन को देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, जो ओवरी की कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। क्लियर हो गया ना। तो प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ये लाइन तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, रिकॉल द डिफिनीशन इन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडी इन क्लास 11। देखो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, प्लेसेंटेशन के टॉपिक को पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए आप इस फिगर को देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है स्टिग्मा। क्या दिख रहा है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा पे तो पोलन ग्रेन आएंगे। फिर आपको क्या दिख रहा है, फिर आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट में दिख रहा है आपको थैलमस। और थैलमस से आपका क्या अटैच है, थैलमस से आपका जो ये फुला हुआ जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, फुले हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा और ओवरी को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टाइल। ये स्टिग्मा हो गया और ये ओवरी हो गया, बीच में कौन है, स्टाइल। ठीक है, तो स्टिग्मा और ओवरी को कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टाइल। ठीक,
इसमें कोई तो कंफ्यूजन नहीं है, कितना बार मैं रिपीट कर दिया, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है। तो चलिए अब आप फिगर बी को देखिए। तो देखिए ये किस कंडीशन को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सिनकार्पस कंडीशन को। सिनकार्पस कंडीशन का मतलब बहुत सारी कार्पल प्रेजेंट होंगे। ये मल्टी कार्पल कंडीशन है, लेकिन सभी के सभी कार्पल आपस में फ्यूज हैं। क्या है, सभी के सभी कार्पल आपस में फ्यूज हैं। देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं, कहीं कार्पल आपको सेपरेट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये मल्टी कार्पल कंडीशन है, लेकिन सभी के सभी इसके जो कार्पल है वो आपस में फ्यूज है। ठीक है, अब इसी के पास आप फिगर सी को देखिए, इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है ना ये भी मल्टी कार्पल कंडीशन है। यहाँ पे भी बहुत सारे आपको कार्पल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके जो कार्पल है वो एक दूसरे से अटैच नहीं है, आपस में अटैच नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे, एपोकार्पस कंडीशन, यानी कि इसके कार्पल आपस में अटैच नहीं है, तो एपोकार्पल कंडीशन। और फिगर बी में क्या दिखाया गया है, फिगर बी में दिखाया गया इसके जो कार्पल है वो आपस में अटैच है, इनके कार्पल को आपस में बनता है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में सट के रहते हैं, आपस में फ्यूज होकर रहते हैं। और इनके जो कार्पल है इनके आपस में बनता नहीं है, अलगा बिलगा रहते हैं, खाना पानी अलग बनाते हैं, इन लोगों में पटता नहीं है, हमेशा मारामारी हो जाता है, तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। Arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovules. The number of ovules in many ovary may be 1 wheat, paddy, mango, too many papaya, water and melon orchis. ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा से निकलने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, जो कॉमनली एक वर्ड दिया गया, जिसको कॉमनली एक वर्ड दिया गया जिसका नाम है ओव्यूल्स। क्या नाम है, ओव्यूल। देखो ओव्यूल्स के अंदर होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स। ठीक है, ओवरी जो है ना वो फर्टाइल पार्ट होता है। क्या होता है, ओवरी जो है वो फर्टाइल पार्ट होता है। और ओव्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओव्यूल जनरली इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, ओव्यूल एक इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होता है। अब आप बोलोगे सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है। देखो यहां पे ना इसका मतलब ये है कि जनरली ओव्यूल एक इंट्यूगमेंट से घिरा हुआ है। किससे घिरा, ओव्यूल एक इंट्यूगमेंट से घिरा हुआ है। जो मेगास्पोरेंजिया है वो मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, देखो जैसे हमने पढ़ा था ना बस वही सेम चीज यहाँ भी है फीमेल पार्ट के बारे में। ठीक है, पहले हमने मेल पार्ट के बारे में वही सारी चीजें पढ़ा था, बस उसके अपोजिट फीमेल पार्ट के बारे में सारी चीजें वही दिया गया है। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो आगे डेवलप होकर पोलन ग्रेन बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ फीमेल पार्ट में भी मेगास्पोरेंजिया में बनेगा क्या, मेगास्पोर, जो आगे डेवलप होकर क्या बना लेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बना लेंगे। एकदम इजी है, बस कंपेयर करके चलो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो जब मेगास्पोर बनेगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जब मेगास्पोर बनेगा तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जो क्या है आपका एम्ब्रियोसेक। क्या है, एम्ब्रियोसेक। तो कार्पल में फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कार्पल में फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर मिलेंगे। और किसके अंदर मिलेंगे, ओव्यूल के अंदर मिलेंगे। और ओव्यूल किसके अंदर है बताइए, ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। सो पोलन ग्रेन चाहे इंसेक्ट के थ्रू आए, पोलन ग्रेन चाहे हवा के थ्रू आए, पोलन ग्रेन चाहे उड़ के आए, ठीक है, चाहे वाटर के थ्रू आए, किसी भी थ्रू आए, हवा पानी कुछ से आए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कहाँ आएगा, उसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, उसका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, तो इसलिए किसके लिए है, पोलन ग्रेन के लिए। तो अब ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक लोक्यूल कैविटी। अब ध्यान समझिएगा, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक लोक्यूल कैविटी। अब ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक लोक्यूल कैविटी होता है। देखो एक ओवेरियन कैविटी जिसको कहा गया है, जिसका नाम है लोक्यूल कैविटी। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा ही तो वो स्ट्रक्चर है, नहीं समझ में आया, जिसके पास ओव्यूल लगते हैं। देखो आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझो। देखो ये क्या है, आपके ओवरी है। ठीक है, इस पे क्या लगता है, प्लेसेंटा लगता है। ऐसे क्या होते हैं, प्लेसेंटा होते हैं। और प्लेसेंटा के ऊपर ही तो आपको ओव्यूल देखने को मिला था कि नहीं मिला था बताइए। प्लेसेंटा के ऊपर ही तो आपको ओव्यूल देखने को मिला था, बस वही यहाँ पे बताया गया है, सारी चीजें वही है, बस दिमाग लगा के समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है,
तो क्या मैं बताया, बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लेसेंटा, और इसके ऊपर क्या है, ओव्यूल लगा है। एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है। सो ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर, ये आपका ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है। और किस पे लगता है, वो प्लेसेंटा पे, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो प्लेसेंटा के बारे में भूलिएगा नहीं, ठीक। अब आप एक बार ना ये डायग्राम देख लीजिए ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए आप ये डी वाला डायग्राम देखिए, देखो यहाँ पे हीलियम दिया हुआ है, फ्यूनिकल दिया है, माइक्रोपाइल दिया हुआ है, और ये कौन सा पार्ट है, ये आपका है माइक्रोपोलर पोल, ठीक है। और ये कौन सा है, ये आउटर इंट्यूगमेंट है, ये इनर इंट्यूगमेंट है, और ये न्यूसिलस है, ठीक है। और ये एम्ब्रियोसेक और चलाजल पोल, सारे जो नेम है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, नीट में जरूर क्वेश्चन आता है डायग्राम से, ठीक है। फिगर बना देगा और बीच का एक आध पार्ट का नाम गायब कर देगा, पूछेगा कि बताओ यहाँ पे कौन सा इस पार्ट का क्या नाम है, तो इसके लिए रिपीट करके जाना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो फिगर को समझते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हीलियम क्या है, हीलियम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अब वो अटैचमेंट का पॉइंट है, ठीक है। हीलियम क्या है, हीलियम अटैचमेंट का पॉइंट है, जो किसको अटैच करता है, ओव्यूल को किससे कनेक्ट करता है, फ्यूनिकल से कनेक्ट करता है। किससे, ओव्यूल को फ्यूनिकल से कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब फ्यूनिकल क्या है बताइए, फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। की स्टॉक यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। नाउ उसके बाद चलते हैं माइक्रोपाइल पे। अब माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग। माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग, जहां इंट्यूगमेंट ऑब्सेंट होते हैं। क्या होता है, जहां इंट्यूगमेंट ऑब्सेंट होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, ओव्यूल है, ओव्यूल के आसपास क्या होती है, इंट्यूगमेंटेड लेयर होती है। क्या होती है, इंट्यूगमेंटेड लेयर होती है, यानी कि एक कवरिंग लेयर होती है। अब जो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, यानी कि यहां एक बारीक सा छेद है। क्या है, जो ये आपको माइक्रोपाइल वाला हिस्सा जहां भी देखेगा ना, समझिएगा यहां एक बारीकी सा छेद है, वहां जो है ना इंट्यूगमेंटेड लेयर ऑब्सेंट होती है, ठीक है। अब देखो पोलन ट्यूब में मोस्टली माइक्रोपाइल से ही इंटर करेगा। पोलन ट्यूब मोस्टली माइक्रोपाइल से इंटर करेगा। आपकी जो ओव्यूल है उसके अंदर पोलन ट्यूब को अगर इंटर करना है तो वो किसके थ्रू इंटर करेगा, माइक्रोपाइल से ही इंटर करेगा। सो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग जहां इंट्यूगमेंट ऑब्सेंट होता है। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग जहां इंट्यूगमेंट ऑब्सेंट होता है। क्लियर हो गया ना। अब अंदर की टिश्यू के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अंदर जो है, अंदर टिश्यू भरा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूसिलस कहते हैं। क्या है ये न्यूसिलस, क्या है, ये अंदर का टिश्यू है। क्या है, ये अंदर का टिश्यू है। अब ये जो टिश्यू भरा है ना, देखो ये न्यूसिलस क्या होता है। अब न्यूसिलस को न्यूक्लियस के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। और न्यूसिलस वह टिश्यू होता है जो यहाँ अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है, ओव्यूल के, ओके। और न्यूसिलस फीमेल गैमेटोफाइट को घेरता है। समझ गए ना, न्यूसिलस क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को घेरता है और उस फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करता है, बॉडीगार्ड बन के घेरे रखता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ गए ना। अब देखो, अब आप मुझसे पूछोगे यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप बोल रहे हो ये क्या है। देखो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इट इज एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इट इज एम्ब्रियोसेक। क्लियर हो गया ना। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ लेयर होती हैं और जो कवर करके रखती हैं, किसको कवर करके रखती हैं, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट को कवर करके रखती है। तो वो लेयर आप यहां देख लीजिए, ये लेयर आप यहां देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट देख रहे हो ना, सारी चीजें तो दिया हुआ है। तो वो लेयर आप यहाँ देख सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं वापस से एनसीईआरटी पे। अभी एम्ब्रियोसेक तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यही वो एरिया है जहां आपका क्या होता है, जिसके साथ पोलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हो लास्ट में आपका चलाजल पोल। क्या है, चलाजल पोल। और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं एनसीईआरटी में।
देखते हैं अब एनसीईआरटी में आगे आपके लिए क्या लिखा हुआ है। चलिए, द मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, लेट अस फैमिलियराइज आवर सिलेबस विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, फिगर 1.70 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो आप फैमिलियराइज करके अच्छे से देख लेना कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, ओव्यूल का ये डायग्राम बनाने को भी आ सकता है और लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है, कई बार इसके क्वेश्चन पूछ ली जाती है। ठीक है, सो ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉल कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, एक ओव्यूल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है। सो द अटैचमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब यह प्लेसेंटा से कैसे कनेक्ट होगा? यह ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच होगा बाय द मींस ऑफ स्टॉक, बाय द मींस ऑफ स्टॉक, एक स्टॉक की मदद से जिसका नाम है फ्यूनिकल। तो ओव्यूल के स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। ठीक है, अब देखो हीलियम जो होता है ना, हीलियम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट का पॉइंट होता है जो ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल की बॉडी का क्या होता है? जंक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है? जंक्शन पॉइंट होता है, जहां पे उन दोनों को ज्वाइंट करता है। क्या करता है? जो उन दोनों को ज्वाइंट करता है, कनेक्ट करता है। सो इसलिए हीलियम जो है उसे एक जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दस हीलियम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, क्या हो गया कि ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला कौन सा पार्ट है? हीलियम। ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने वाला कौन सा पार्ट है? हीलियम। देखो अब क्या लिखा हुआ है, ईच ओव्यूल हैज वन या टू प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व कॉल्ड इंट्यूगमेंट। ठीक है, अब देखिए हर एक ओव्यूल के पास एक या दो, ऐसा क्या होता है? हर एक ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव इंट्यूगमेंट होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव इंट्यूगमेंट होती है। तो यहां पर तो एंजियोस्पर्म वाले जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो ओव्यूल होते हैं उन पर तो दो लेयर होती है। ध्यान समझिए, एंजियोस्पर्म वाले जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उन पर दो लेयर होती हैं। ठीक है, दो इंट्यूगमेंट होते हैं। ठीक है, एक आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एक आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट। ठीक, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म का एक आध स्पीसीज का नाम बताओ, बोलो जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज का क्या नाम है? इसमें आपका आएगा पाइनस आएगा, साइकस आएगा। ठीक है, तो इनमें जनरली ओव्यूल जो होता है एक ही इंट्यूगमेंट में होता है। क्या होता है? इनमें जो ओव्यूल होता है वो एक ही इंट्यूगमेंट में होता है। ठीक है, देखो ये जो चीज है ना, ये कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से रिपीट करके जाना, एकदम कंफर्म करके जाना। लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, लेक्चर ऐसे ही सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जिम्नोस्पर्म में जनरली ओव्यूल में एक ही इंट्यूगमेंट होता है। जब ओव्यूल फर्टिलाइज होके सीड बनता है तो सीड के अंदर भी दो सीड कोट होते हैं। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूं। ठीक, अब देखो जिम्नोस्पर्म का उतना ही आपको जानना था कि जिम्नोस्पर्म में एक ही इंट्यूगमेंट की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में दो इंट्यूगमेंट की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब देखो एक आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट। ठीक, क्या होता है? एक आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट। तो जब ओव्यूल फर्टिलाइज होकर सीड बनता है, ध्यान समझिएगा, जब ओव्यूल फर्टिलाइज होकर सीड बनता है तो सीड के अंदर दो सीड कोट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? सीड के अंदर दो सीड कोट होते हैं। आउटर सीड कोट जिसमें कि आउटर इंट्यूगमेंट से बना हुआ होता है। आउटर सीड कोट क्या होता है? आउटर सीड कोट किससे बना होता है? आउटर इंट्यूगमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है, आपका आउटर सीड कोट जिसको हम क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, आप एक फिगर देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका सीड है, वेट अ सेकेंड,
ये आपका सीड है, इसमें ये आपका इनर इंटीग्यूमेंट और ये आपका आउटर इंटीग्यूमेंट, समझ रहे, रफ डायग्राम है। तो एक हो गया आपका इनर इंटीग्यूमेंट और एक हो गया आपका आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक। तो एक को आप क्या बोलोगे, एक को बोलोगे आप आउटर शीट कोट और दूसरे को आप क्या बोलोगे, दूसरे को आप बोलोगे इनर शीट कोट, ठीक है। जब आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड बनता है तब की बात है। बाहर वाले को बोलते हैं आउटर सीड कोट और इनर वाले को बोलते हैं इनर सीड कोट, ठीक। अब आउटर सीड कोट का एक और नाम से हम जानते हैं, आउटर सीड कोट को हम क्या बोलेंगे, आउटर सीड कोट को हम बोलेंगे टेस्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर यहां से क्वेश्चन आएगा। आउटर इंटीग्यूमेंट को क्या बोलोगे, आउटर इंटीग्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टा, क्या बोलते हैं, टेस्टा। और इनर इंटीग्यूमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है बताओ, जिनका नाम याद हो तो कमेंट करो, क्या नाम है बोलो, बताइए। टेगमेन, क्या बोलते हैं, टेगमेन, ठीक है। तो टेस्टा और टेगमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। अब देखिए, जब वो ओव्यूल सीड बन गया तो माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है उसे पानी देना। पानी कौन देगा भाई, माइक्रोपाइल तो ही देगा, किसको पानी देगा, जब ओव्यूल सीड बन गया तो माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है उसे पानी देना। तो माइक्रोपाइल तो अपना काम करेगा, तो माइक्रोपाइल इट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि पूरा का पूरा ओव्यूल इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ होता है, क्या होता है, पूरा का पूरा ओव्यूल इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ होता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जहां पर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, एक ऐसा वहां पे पूरा का पूरा मान लीजिए कवर है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा सुराग होता है, एक ऐसा छिद्र होता है जहां पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होता है, ओव्यूल पे जो ओव्यूल पे जो इंटीग्यूमेंट की जो कवर है, जो लेयर है, उसमें एक एब्सेंट होता है, एक जगह जो लेयर है वो एब्सेंट होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो पॉइंट होता है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। चलो, इतने अच्छे से बताया हूं, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो, एक या एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव इन्वेलप होते हैं, ठीक है। एक जिसमें होता है वो हो गया आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। दो जिसमें होगा वो हो गया आपका एंजियोस्पर्म। इसमें इतना समझाने का जो जेन्युइन पॉइंट है वो यही है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक ही इंटीग्यूमेंट होती है, एक ही लेयर होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म में हमें दो लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसे जिम्नोस्पर्म बोलेंगे सिंगल लेयर वाले को, और जो डबल लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जो डबल इंटीग्यूमेंट है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Integument encircle the nucleus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. Opposite the micropylar end is the salazar represent the basal part of ovule, ठीक है। अब देखो, पूरे न्यूक्लियस को, पूरे ओव्यूल को कवर कर लेता है क्या, इंटीग्यूमेंट। कौन कवर कर लेता है, इंटीग्यूमेंट। पूरे में वो लेयरिंग होती है, ठीक है, लेकिन एक पार्ट को छोड़ के, एक बारीकी से छेद को छोड़ के, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो कि एक ओपनिंग है, क्या है, जो कि एक ओपनिंग है। अब एक बात बड़े ही ध्यान से देखना, अगर आपका माइक्रोपाइल ऊपर होता है, अगर आपका माइक्रोपाइल ऊपर है तो सेलाजल पॉइंट इसके बिल्कुल अपोजिट में होगा। कहां होगा, सेलाजल पॉइंट इसके बिल्कुल अपोजिट में होगा हमेशा, ठीक है। सो चलाजा इज द अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल एंड वेल विल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। जो चलाजा पॉइंट है, जो चलाजल पॉइंट होता है वो बेस पे होता है, ठीक है। और ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है, ऊपर आपका जो लेयरिंग होगा वो क्या होंगी, वो यहाँ पे माइक्रोपाइल, ठीक है, जिसका काम होता है इट अलाउ द एंट्री ऑफ वाटर। सो ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है, क्या होती है, ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है, इसलिए सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सेक बनेगा। बिकॉज देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात, क्योंकि एक मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें अब एक ही मेगा स्पोर मदर सेल है, तो एक ही एम्ब्रियो सेक बनेगा, क्या बनेगा, एक ही एम्ब्रियो सेक बनेगा। अब इस एम्ब्रियो सेक का एक बनने का राज क्या है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जब मियोसिस होती है तो 4 मेगा स्पोर तो बनते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे जब मियोसिस होती है तो 4 मेगा स्पोर तो बनते हैं। और 4 मेगा स्पोर क्यों बनते हैं, बताओ 4 मेगा स्पोर क्यों बनते हैं, लेकिन उनके चारों में तो 3 तो डी जनरेट हो जाते हैं,
तीन तो डी जनरेट हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कि सर तीन डी जनरेट क्यों हो गई? स्टूडेंट, डी जनरेट इसलिए होते हैं बिकॉज जितने ही, ध्यान समझिए, डी जनरेट इसलिए होते हैं बिकॉज जितने ही ज्यादा आपको यहाँ पे मेगा स्पोर देखने को मिलेंगे उतनी ही क्या होगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और इतना न्यूट्रिशन प्लांट एक बार में रिक्वायर नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पर तीन तो डी जनरेट हो जाते हैं और एक ही रह जाता है, सिर्फ एक ही फंक्शन, एक ही फंक्शनल रह जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई ना मेरी बात? चलो अब आगे देखते हैं। इंक्लूज विद द इंट्यूगमेंट इज मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इंट्यूगमेंट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? सेल, बहुत सारे सेल, मास ऑफ सेल, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में? नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Cell of the nucleus have a bounded reserve food material located in the nucleus is the embryo sac या of female gametophyte। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या करता था? आप सभी को अभी तक याद है कि नहीं याद है? कवरिंग देता था, प्रोटेक्शन देता था। सो अब जो खाना आएगा, जो खाना मिलेगा प्लांट को, उस ओव्यूल को खाना मिलेगा, वो किससे मिलेगा? वो मिलेगा न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से, बिकॉज ऑफ फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, क्या करता है? फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। और न्यूक्लियस इज लोकेटेड, जो एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट है। न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड? एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट है। वो किसके अंदर है? यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे आपका है न्यूक्लियस, और इसके अंदर होगा फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। तो इस तरीके से लेयरिंग होती है जो कि फूड प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ गए ना? चलो अब आगे देखते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैव अ सिंगल एम्ब्रियोसिक फॉर्मेट फॉर्म ऑफ मेगा स्पोर। ठीक है, यह बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं, इसलिए एक ही एम्ब्रियोसिक बनेगा। बिकॉज जो 4 मेगा स्पोर बने थे उसमें से तो 3 तो डी जनरेट हो गए ना। 3 डी जनरेट क्यों हुए थे? बिकॉज उनको न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही थी, तो ऑटोमेटिक डी जनरेट हो चुके। ठीक है, चलो समझ गए ना? अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस को। चलिए अब देख लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है। चलो आपको फिगर एक बार छोड़िए, फिगर छोड़िए, पहले लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम फिगर बताएंगे। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है मेगा स्पोरोजेनेसिस में। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इट कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, माइक्रो स्पोर के बनने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। वैसे ही यहाँ पर मेगा स्पोर के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो ये ओव्यूल के बारे में क्या बोल रहा है। ओव्यूल जो है ना, उसके पास जनरली मेगा स्पोर मदर सेल होता है। क्या होता है? ओव्यूल के पास जनरली मेगा स्पोर मदर सेल होता है। कहां पे? कहां की बात की जा रही है? माइक्रोपाइलर रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में। ठीक है, अब ना आप एक बार इस फिगर को देख लीजिए। देखो यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे एक ही है, यानी कि एक ही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इट इज अ लार्ज सेल कंटेंट डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लार्ज सेल है। क्या है? यहाँ पे एक लार्ज सेल है। मेगा स्पोर मदर सेल जो है उसमें क्या होगा? उसमें मियोसिस होगी। क्या? उसमें मियोसिस होगी और क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगा स्पोर बनेगा। ठीक है, देखो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइल की तरफ वाले हिस्से पे केवल एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होती है। मैं क्या बोल दिया? ध्यान समझिएगा। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के माइक्रोपाइल की तरफ वाले हिस्से पे केवल एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है। अब इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, और ये लाइन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लेना कि न्यूक्लियस के माइक्रोपाइल की तरफ वाले हिस्से में सिर्फ एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? सिर्फ एक सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल होती है, और जिससे क्या बनता है? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अभी तो मैं आपको बताया जिससे क्या बनता है। देखो अगर मेगा स्पोर मदर सेल है तो उससे एक ही एम्ब्रियोसिक बनेगा, बिकॉज जो 4 मेगा स्पोर बने थे उसमें से 3 तो डी जनरेट हो गए,
हो गए कि नहीं हो गए, 3 तो डी जनरेट हो गए, तो एक ही तो फंक्शनल बचा। अब एक ही फंक्शन तो एम्ब्रियो सेक को बना पाएगा। क्या बना पाएगा? जो बचेगा वही तो एम्ब्रियो सेक को बना पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। What is the importance of megaspore mother cell undergoes meiosis? Meiosis result in the production of 4 megaspore. Result in the production of 4 megaspore. देखो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करती है। उसका मियोसिस करने का फायदा क्या है? देखो मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस में जाएगी तो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा। तो पहले ही मैं आपको बता दिया था कि जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं, जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, और जो मेगास्पोर है, जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है, वो आगे फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत करेगा। क्या करेगा? आगे फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत करेगा। और जब आपको मैं कहा था कि आपका जो माइक्रोस्पोर है वो शुरुआत करता है मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को। क्या मैं बताया था? मैं बताया था कि जो आपका माइक्रोस्पोर है वो शुरुआत करता है मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की, वैसे ही मेगास्पोर भी फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की शुरुआत करेगा। क्लियर हो गया ना? तो यहां पे अब आपका क्या बन गया? मियोसिस हो चुकी है। मियोसिस होने के बाद से अब आपका मेगास्पोर बन चुका है। क्या बन चुका है? मियोसिस होने के बाद से अब आपका मेगास्पोर बन चुका है। तो क्या आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आई कि नहीं? बताइए, आई ना? पहले हमने ओवरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो ओवरी के अंदर होते हैं, कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं। फिर न्यूक्लियस के बारे में जाना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? आपके ओव्यूल में। ठीक है, ओव्यूल में ही उस एम्ब्रियो सेक को, किसको? ओव्यूल में उस एम्ब्रियो सेक को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या दिया गया था यहाँ पे? जो नेक्स्ट स्टेप दिया गया था वहां पे वो क्या बताया गया था कि मेगास्पोर बनेंगे। देखिए क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। कितने बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनेंगे। देखो यहां अपना डायग्राम में देखो, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं है। देखो 4 मेगास्पोर बने हैं कि नहीं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए एक चीज और समझ लेते हैं। देखो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इन चारों में से जो चलाजल पॉइंट वाला होता है ना वो तो बच जाता है। क्या होता है? जो चलाजल पॉइंट वाला होता है वो तो बच जाता है। जो चलाजल पॉइंट होता है वो फेस करता है, तो अब तो बच गया। लेकिन बाकी के 3 क्या हो जाते हैं? बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगी? माइक्रोपाइल चलाजा क्या हो जाएंगे? बताइए। डीजनरेट माइक्रोपाइल चलाजा, डीजनरेट माइक्रोपाइल चलाजा, डीजनरेट। लेकिन यहां पे माइक्रोपाइल चलाजा के बाद कोई नहीं है। चलाजा के बाद कोई नहीं है, तो ये सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो एक ही यहां पे क्या होगा? फंक्शनल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। एक ही क्या बचेगा? एक ही फंक्शनल बचेगा। ठीक, समझ गए ना? चलो अब आगे देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट। देखो इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल विल द अदर 3 डीजेनरेट। देखिए ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, जो उनका मेगास्पोर है वो सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। क्या होगा? सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी देर से बता रहा हूं। देखो ये जो चारों बने थे ना, एक सेकेंड आप ना एक काम कीजिए, आप फिगर से देखिए। आप फिगर को भी देखो यहां पे इस फिगर को देखो ये पहला मेगास्पोर, दूसरा मेगास्पोर, तीसरा मेगास्पोर, चौथा मेगास्पोर। है कि नहीं? है कि नहीं? तो इतनी देर से तो मैं यही बता रहा हूं, मेगास्पोर इसमें से क्या बन जाएगा? एक फंक्शनल रहेगा और बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो अब आगे देखते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। ठीक है, देखो ऑफिशियली सी बात है, मेगास्पोर मदर सेल एक ही होता है। कितना होता है? मेगास्पोर मदर सेल एक ही होता है, तो वो एक ही एम्ब्रियो सेक को बनाएगा, क्योंकि उसमें से जो मेगास्पोर बने थे उसमें से 3 तो डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, नपत्ता हो गए। क्यों नपत्ता हो गए? उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड नहीं किया, इसीलिए खत्म हो गए, डेड हो गए।
ठीक है, और एक बचा जो कि फंक्शनल था, वही आगे एम्ब्रियो सेक को बनाएगा। बहुत इजी है, इतना बार रिपीट कर दिया हूं कि ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन फॉर्म अ सिंगल मेगा स्पोर इज टर्मिड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यह मेथड जो है इसमें एम्ब्रियो सेक बनता है। क्या बनता है इसमें? एम्ब्रियो सेक बनता है फॉर्म सिंगल मेगा स्पोर, इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। किस रूप में बनता है? सिंगल मेगा स्पोर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। समझ गए ना बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या दिया हो, क्या पूछा है क्वेश्चन में इन्होंने। व्हाट विल बी द प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल ऑफ द न्यूसिलस मेगा स्पोर मदर सेल द फंक्शनल मेगा स्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देखो जो न्यूसिलस के सेल हैं उनकी प्लॉइडी लेवल क्या होंगी, मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, फंक्शनल मेगा स्पोर की क्या प्लॉइडी होगी, फीमेल गैमेटोफाइट की क्या प्लॉइडी होगी, बताइए। देखो जो आपका न्यूसिलस है उसकी प्लॉइडी होगी 2n यानी कि डिप्लॉयड। उसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल उसकी क्या होगी, उसकी भी होगी 2n यानी कि डिप्लॉयड। लेकिन जो मेगा स्पोर, ध्यान समझिएगा, जो मेगा स्पोर क्या कहा था, जो स्पोर हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो हैप्लॉयड मेगा स्पोर कैसे होंगे, यन कंडीशन में। और उसके बाद लास्ट है, बताइए लास्ट है गैमेटोफाइट। क्या कहा था, गैमेटोफाइट में हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, तो गैमेटोफाइट भी यहां पे क्या होगा, बताइए क्या होगा, हैप्लॉयड यानी कि यन कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया कि नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या प्लॉइडी लेवल होगी फीमेल गैमेटोफाइट की, और मेगा स्पोर मदर सेल की, माइक्रो स्पोर, सोमेटो स्पोर एंड लास्ट में न्यूसिलस की। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक इन डिटेल। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एक फंक्शनल रह जाएगा मेगा स्पोर, उससे बनेगा एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब ये बनता कैसे है ये भी जान लेते हैं थोड़ी डिटेल में। ठीक है, एक काम कीजिए, आप ना इस फिगर को देखिए। फिगर में कुछ भी नहीं है, मैं आपके लिए एक रफ डायग्राम बना दिया हूं, बट इस फिगर से ज्यादा अगर आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, देखो आपके पास एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। क्या बचा? आपके पास एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। इसके पास इसकी न्यूक्लियस है। क्या है? इसके पास इसकी न्यूक्लियस होती है। अब ये क्या होंगे, इनके अंदर होंगी माइटोसिस। कौन सी डिवीजन होगी, क्या होगी, इनके अंदर होगी माइटोसिस। ठीक, अब यहां पर तो थोड़ा ओव्यूल शेप हो जाएगा। जब ये माइटोसिस होगी तो ये कैसा आकार लेगा, एक ओव्यूल शेप का आकार ले लेता है। ठीक है, ये थोड़ी ओवल शेप की हो जाती है। ठीक, और इसके बाद इसमें एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है। ध्यान समझिएगा बातों को, क्या होगा बताओ, क्या होगा, एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है, ओव्यूल शेप होगा। जब माइटोसिस होगी तो ओव्यूल शेप होगा। और माइटोसिस किस में होगा, मेगा स्पोर जो बचा था ना वही फंक्शनल मेगा स्पोर है, उसी के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो एक ओव्यूल शेप में चला जाएगा, और जब ओव्यूल शेप में चला जाएगा तो उसके बाद उसमें एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कैविटी होती है ना, इन पे न्यूक्लियस को आपस में तोड़ने की कोशिश करती है। ध्यान समझ में क्या बोल दिया, अब ये जो कैविटी होती है ना वो इन न्यूक्लियस को आपस में तोड़ने की कोशिश करती है। इनको आपस में क्या करने की कोशिश करती है, इनको आपस में तोड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी भी चीज को तोड़ोगे तो अच्छा नहीं, दो पार्ट में डिवाइड हो, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को इन्होंने क्या किया है, न्यूक्लियस को इन्होंने दो पार्ट्स में तोड़ना शुरू किया है। तो ये क्या होंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। क्या होने शुरू हो जाते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, एक और पार्ट ऐसा आता है इसकी कैविटी के बीच में, मतलब एक टाइम ऐसा आता है इसके अंदर, एक पार्ट ऐसा हमें देखने को मिलता है कि इसकी कैविटी के बीच में, ये जो आपके बीच में कैविटी बनी है ना, ध्यान समझिएगा, ये जो बीच में आपकी कैविटी बनी है ना, ये आपस में क्या होता है, ये धक्का देने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, ये धक्का दे के एक दूसरे को, एक को ऊपर पहुंचा देता है, एक को नीचे पहुंचा देता है। देखो ये जो है ना न्यूक्लियस, तो ये धक्का दे के क्या होता है, एक को ऊपर पहुंचा देगा, एक को नीचे पहुंचा देता है, एक को नीचे की तरफ कर देता है, कोई ऊपर की तरफ कर देता है। मतलब क्या होता है, अपोजिट पॉइंट पे दोनों चले जाते हैं, बिल्कुल भी अपोजिट एक दूसरे से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, समझ गए ना। फिर इनमें वापस से, ध्यान समझिए, फिर इन्हें वापस से माइटोसिस हुई। इसके बाद से क्या होगा, इसमें देखो
इसके बाद से क्या होगा, इसमें वापस से माइटोसिस कराया जाता है। अब हमें 2K यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। क्या करके रखनी है, जब माइटोसिस कराया जाएगा ना तो हमें यहाँ पे 2K मेंटेन करके रखनी है। 2K को रिड्यूस नहीं करेंगे बिल्कुल भी तो सेकेंड माइटोसिस होगी। जब सेकेंड माइटोसिस होगी तो कैसी कंडीशन बन जाएगी बताइए, सेकेंड माइटोसिस होगी तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, देख रहे हो ना, सेकेंड माइटोसिस हुई तो कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। जो कैविटी है ना वो भी यहाँ पर होगा, कैविटी तो कहीं नहीं जाएगा, कैविटी भी यहाँ पर होगा, लेकिन जो आपके न्यूक्लियस थे, यहीं पे समझने वाला बात है, लेकिन जो आपके न्यूक्लियस थे वो अब डबल हो चुके हैं उन्हीं पॉइंट पे, कहीं और नहीं जाएंगे, उसी पॉइंट पे डबल हो जाएंगे। ठीक है, एक हुई, अब एक बार और होगी, क्या होगी, एक बार और डिवीजन होगी, उसके बाद ये जो 4 बने थे ना तो ये डबल हो जाएंगे, फिर इसमें डिवीजन होगी। अब डिवीजन होगी तो क्या होगा, देखिए 4 से 8 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ना। तो देखिए पहले 1 था, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, डबल हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने माइटोसिस कराया 3 बार माइटोसिस हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको एक बार एनसीईआरटी के फिगर से समझा देते हैं। ये तो मैं ड्रफ डायग्राम आपको बना के दिखाया हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के फिगर में और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आप इस फिगर को देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। देखिए पहले 2 थे, उसके बाद से हमने क्या किया, सेकेंड माइटोसिस कराया कि नहीं। पहले क्या था, पहले 2 थे, उसके बाद से हमने क्या किया, सेकेंड माइटोसिस कराया। देखो कैसे बने, एक सिंगल था, ठीक है, जिसमें हमने माइटोसिस कराया, उससे 2 बन गए। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर वैक्यूल बना। क्या बना, उसके अंदर वैक्यूल बना। वैक्यूल बनने की वजह से ये लोग धक्का दे दिया गया, इनको अलग कर दिया गया। तो ये एक पॉइंट पे पहुंच गया, एक उसके अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद फिर से माइटोसिस कराया तो 4 बन गए, और फिर से माइटोसिस कराया, यानी कि थर्ड माइटोसिस कराया। कितनी बार माइटोसिस कराया जा रहा है, 3 बार माइटोसिस कराया जा रहा है, यानी कि थर्ड माइटोसिस कराया। तो यहां पे कितने बन गए बताइए, 8 बन जाएंगे। थर्ड माइटोसिस जब होगा ना तो 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो 8 बन गए। ठीक, अब देखिए, अब जब ये 8 बन गए तो इनके 8 बनने के बाद क्या होगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो आप इस रफ डायग्राम को एक बार और देख लो। ये देखो, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन थी कि नहीं थी बताइए, कुछ ऐसी कंडीशन थी ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका वैक्यूल है, और वैक्यूल के बाद जो आपका स्ट्रक्चर आप देखने को बोल रहे हैं, देखो इसके पास 8 थे। ठीक है, क्या थे, इसके पास 8 न्यूक्लियस थे। ठीक है, इनमें से 3 तो यहीं रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 तो यहीं रह जाएंगे और 3 नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 यहीं रह जाएंगे, 3 नीचे चला जाएगा, और 2 साइड में। दिख रहा है कि नहीं बताइए, 2 कहाँ है, 2 देखो, 2 साइड में चले जाएंगे। तो ये क्या हो गई, कैसी स्टेज हो गई, ये सेल में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने अपना एक सेल अलग बना लिया और इन्होंने अपना एक सेल अलग बना लिया। उसके पास लेकिन अलग से 3 फ्यूज हो गए, अलग से 3 फ्यूज हो गए, और ये दोनों अलग रह गए। तो ये दोनों जब अलग रह गए तो मेगा स्पोर हैप्लॉइड सेल है। कौन दोनों की बात कर रहे हैं जी, इन दोनों की बात की जा रही है। ये दोनों अलग रह गए तो ये दोनों क्या है, मेगा स्पोर हैप्लॉइड सेल है। और इस हैप्लॉइड सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है, इस हैप्लॉइड सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो जब मेगा स्पोर आगे एम्ब्रियो सेक को डेवलप करेगा तो सबसे पहले अपना शेप क्या करेगा, सबसे पहले अपना शेप चेंज करेगा, और शेप ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। पहले कौन सा शेप था, पहले सर्किल था, अब क्या हो चुका है बताइए, अब तो एक वैक्यूल डेवलप हो गया है। ठीक है, तो डेवलप भी हो चुका है वैक्यूल, और न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करेगा, डिवाइड होगा, बट इमीडिएटली साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं करेगा। ध्यान समझिएगा, बट इमीडिएटली साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं करेगा। समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हुए वैक्यूल ने दोनों न्यूक्लियस के इंड पे ढकेल दिया। क्या करेगा, ये जो वैक्यूल है ना, ये आगे बढ़ते हुए क्या करेगा, ये दोनों न्यूक्लियस को क्या करेगा, इंड पे ढकेल देगा। ठीक है, और उसके बाद कैसे सेकेंड माइटोसिस हुई, तो 4 बन गए, और 4 न्यूक्लियस बन गए तो थर्ड माइटोसिस हो गई, और 8 बन गए। तो टोटल कितने न्यूक्लियस बने बताइए, कितने न्यूक्लियस बने, 8 न्यूक्लियस बने। तो कैसी
स्टेज हो गई 8 न्यूक्लिएट स्टेज। कैसी स्टेज हो गई? 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 8 न्यूक्लिएट स्टेज का मतलब क्या होता है, समझ गए ना? उसके बाद देखो, ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, 3+1 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा? 3+1 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें 3 न्यूक्लियस सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 8 न्यूक्लियस है ना, तो आपके पास तो इसमें से 3 तो न्यूक्लियस तो यहाँ पर सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ये रहा न्यूक्लियस, और इसके बाद 3 कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 3 इधर 3 उधर, 6 हो गए। अब 2 न्यूक्लियस तो फ्री रह गए, 2 क्या हो गए? 2 फ्री रह गए। देखो 3 इधर 3 इधर और 2 ऑलरेडी फ्री रह गए, वही बोला जा रहा है। ठीक है, तो गिनिए कितने न्यूक्लियस हो गए आपके पास, बताइए। एक सेंट्रल सेल है, इसको भी याद रखिएगा, सेंट्रल सेल को नहीं भूलना है। सेंट्रल सेल को छोड़ दोगे, सेंट्रल सेल गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल सेल के अंदर तो सारी एक्टिविटी वगैरह होनी है, होती है कि नहीं, बताइए। तो हमें सेंट्रल सेल को भी काउंट करना है। ठीक है, तो सेंट्रल सेल को लेके हमारे पास कितने सेल हो गए? 7 सेल। क्या हो गए? 7 सेल। अब न्यूक्लियस कितने हैं, बताइए। न्यूक्लियस कितने हैं? न्यूक्लियस टोटल हमारे पास हैं 8 न्यूक्लियस हैं, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियट कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं एनसीईआरटी पे, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। Let us study about the formation of embryo sac in detail. The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move the opposite pole, forming the 2 nucleate embryo sac. The 2 more sequence mitotic nucleate division result in the formation of 4 nucleate and later the 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लियस है वो मेगा स्पोर को डिवाइड करेगा, जो न्यूक्लियस है वो मेगा स्पोर का वो डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियाई बना लेगा। क्या बना लेगा? 2 न्यूक्लियाई बना लेगा। और वो न्यूक्लियस क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ऑफ द वैक्यूल। वो वैक्यूम अपना साइज बढ़ा लेती है, तो उसे वो डिवाइड करना शुरू कर देता है न्यूक्लियस। ठीक है, और एक टाइम पर इतना ज्यादा अपना साइज बढ़ा लेती है वैक्यूल की उन दोनों न्यूक्लियस को इंड पे जाना पड़ता है। ठीक है, उनको ढकेल देती हैं, तो वो अपोजिट इंड पे चले जाते हैं। ठीक है, अब कैसी कंडीशन बन गई? कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है, तो कंडीशन बन गई 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? जब 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन गई तो यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी। और जब यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगी तो माइटोसिस होने के बाद क्या होगा? 2 के 4 न्यूक्लियस बन गए। कितने बन गए? 2 के 4 न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि बढ़ेंगे ही ना। माइटोसिस में, मियोसिस में कम होते हैं, 2 से 1 हो जाएगा, लेकिन माइटोसिस में बढ़ेंगे तो 4 न्यूक्लिएट हो गए। उसके बाद 4 में भी वापस से थर्ड माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस, ध्यान रखना 3 बार माइटोसिस कराया जाता है। थर्ड जब माइटोसिस होगी तब 4 न्यूक्लिएट से कंडीशन हो जाएंगी 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, और ये जो डिवीजन होती है ना, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, चलो अब आगे मैं बताता हूं। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं, फिर आपको इसका मतलब समझाएंगे। इट इज ऑफ इंटरेस्टेड to know that these mitotic division or strictly free nuclear that is nuclear division are not followed by immediately by cell wall formation। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन। देखो जैसे ही सेल बन गया तो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? जैसे ही सेल बन गया तो न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये चीज याद रखना। 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ चुकी है। कैसी, कौन सी स्टेज आ चुकी है? 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ चुकी है। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वर आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। ठीक है, सेल वॉल जो है वो लेड डाउन कर लेती हैं ताकि वो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट को यानी कि एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर सके, यानी कि एम्ब्रियो सेक को बना सके। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। एब्जॉर्ब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, देखो हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं और हम चीजों को समझ भी चुके हैं। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। इन द लार्ज सेंट्रल सेल देखो 8 न्यूक्लियाई थे, ये तो आपको पता है, 2 फ्री थे, 6 कवर थे। वही बताया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल का एम्ब्रियो सेक के अंदर, उसमें से 6 न्यूक्लियाई जो हैं वो सेल वॉल से सराउंडेड है। क्या है? सेल वॉल से सराउंडेड है, सेल वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में। और उसके आसपास सेल वॉल है, और जो आपका यहाँ पे ना वो जो बाकी के जो 2 सेल हैं, जो 2 फ्री सेल है, जो 2 फ्री न्यूक्लियाई हैं, वो अलग रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ? जिसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और ये सारा जो एग एपरेटस वाली जो चीज है ना, जो सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये सेंट्रल सेल के अंदर, यानी कि मेन जो बड़ी सेल है ना उसके अंदर हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विथ द एम्ब्रियो सेक। विथ द एम्ब्रियो सेक यानी कि एक सेल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ द एम्ब्रियो सेक ऑफ फ्लावर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आप इस रफ डायग्राम को एक बार और देख लीजिए। देखो बीच में क्या दिख रहा है? बीच में एग है और इसके आसपास ये दोनों क्या है? ये दोनों है सिनर्जिड। बस इसी की बात की जा रही है, ठीक है। क्या बात की जा रही है? देखिए जब 3 सेल एक साथ ग्रुप की जाती हैं, जब 3 सेल एक साथ ग्रुप की जाती हैं, किस एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। अगर मैं इन्वर्टेड बनाकर सीधा बनाऊं तो माइक्रोपाइल हो गया, ध्यान से समझो, माइक्रोपाइल हो गया। यहां पर तो 3 आपस में क्या करेंगी? ग्रुप करेंगी, आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप आएंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं एग एपरेटस। उन्हें हम क्या बोलेंगे? एग एपरेटस, ठीक है, क्योंकि इनके बीच वाले जो स्ट्रक्चर है वो एग है। इसके बीच में देखो 3 के जो बीच में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो एग है, उसी की बात की जाती है, उसे एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। और बाकी के जो दोनों साइड पे ये जो 2 एग हैं, इसको क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलेंगे सिनर्जिड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। The egg apparatus in turn consists of 2 synergid and egg cell. The synergid have special cellular thickening at the micropylor tip called filiform apparatus. ठीक है, देखो जो माइक्रोपाइलर टिप है जिसको फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, यहाँ पर जो सिर्फ किसके पास होती है? सिनर्जिड के पास होती है। किसके पास होती है? सिर्फ सिनर्जिड के पास होती है। अब देखो आगे क्या लिखा है? विच पे एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड क्या बोल रहा है? आपका जो स्टिग्मा है, आपका जो गाइनोसियम है, वो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है ताकि पता चल सके कि जो पोलन ग्रेन है वो इस तक पहुंच जाए, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। समझ गए ना? इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 3 सेल आर एट द सेलाजल एंड एंड कॉल्ड द एंटीपोडल, ठीक है। देखो सारी चीजें बताई हुई हैं, फिर से दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखो अब 3 सेल जैसे कि हमें माइक्रोपाइलर एंड पे देखने को मिले थे, वैसे ही 3 सेल और टोटल कितने हैं? टोटल 8 है ना, तो 8 न्यूक्लिएट है। 8 न्यूक्लिएट हो गया ना, तो उनमें से 2 तो फ्री है। उनमें से 2 क्या है? उनमें से 2 फ्री है, उनको पोलर न्यूक्लियाई बोला। जो 2 फ्री उनको क्या बोले थे? उनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला, ठीक है। और ऊपर वाले 3 जो थे उनको हमने क्या बोल दिया? ऊपर वाले जो 3 थे उनको हमने बोल दिया एग एपरेटस, ठीक है। और नीचे वाले जो बेस वाले थे, जो बेस वाले चलाजल पॉइंट होते हैं, उसे हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया एंटीपोडल, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। The large central cell as maintained early has 2 polar nuclei, ठीक है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, जो आपका बड़ा वाला सेंट्रल सेल है, ठीक है। अब बड़ा वाला जो सेल है उसे बोलते हैं सेंट्रल सेल, जिसके अंदर आपका पोलर न्यूक्लियाई है। क्या है? जिसके अंदर आपका पोलर न्यूक्लियाई है। और आपके बाकी के जो सेल हैं ये हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब भी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 7 सेल 8
8 न्यूक्लिएट स्टेज। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल। 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल। ठीक है, देखो एम्ब्रियो सेक का एंजियोस्पर्म होता है टिपिकली, क्या होता है, एम्ब्रियो सेक जो होता है ना एंजियोस्पर्म का, वो होता है टिपिकली, उसके बारे में बताया गया है डेट इन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे यहाँ पे 8 सेल होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी 8 न्यूक्लिएट होते हैं, क्या होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं और 7 सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है। ये तो सारी बातें क्लियर है। चलो अब इसके आगे हम एनसीईआरटी में तो हमने कंप्लीट कर लिया। चलो अब थोड़ा सा हम नोट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो नोट्स में जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। ये सारी जो मैं बताने वाला हूं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस वापस से आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं। ठीक है, देखो आपकी स्टिग्मा होती है जिसपे पोलिन ग्रेन आता है, क्या होता है, आपकी एक स्टिग्मा होती है उस पे पोलिन ग्रेन आता है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि नहीं, स्टिग्मा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो किसी और स्पीसीज के पोलिन ग्रेन को, क्योंकि पोलिन ग्रेन तो कोई भी उड़ के आ सकता है, इसका तो कोई वो नहीं है कि स्पेशली एक ही उसी का जिस स्पीसीज का स्टिग्मा है उसी का जो पोलन ग्रेन उड़ के आया, ऐसा कोई बात नहीं है। पोलन ग्रेन तो किसी भी स्पीसीज का उड़ के आ सकता है, क्योंकि स्पीसीज के पोलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो किसी और स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन है ना उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो भली भांति जानती है कि उसके पोलन ग्रेन कौन से है, उसके स्पीसीज के पोलन ग्रेन कौन से है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि स्टिग्मा कैसे पता लगाते हैं कि उसका पोलिन ग्रेन है या फिर किसी और स्पीसीज का। ठीक है, समझ गए ना। अब ये हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा बिकॉज ऑफ सिक्रीशन, मतलब ये क्या था, बिकॉज ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, चलिए अब आगे वापस से आते हैं नोट्स में, तो चलिए देखते हैं नोट्स में। गाइनोसियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट मे बी मोनोकार्पली वन पिस्टल या मल्टीकार्पली मेनी पिस्टल। इन मल्टीकार्पली द पिस्टल मे बी फ्यूज इन वन सीन कार्पल्स या फ्री एपोकार्पस। ठीक है, देखो गाइनोसियम रिप्रेजेंट करती है, देखो सारी चीजें वही हैं, बस वापस से नोट्स में उठा के दे दिया है। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ऑलरेडी हम इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, बस एक बार और रिकॉल आपको करवा देते हैं। तो गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक, अब मोनोकार्पली कंडीशन कब बोलोगे, आप बताइए मुझे, मोनोकार्पली कंडीशन कब बोलते हैं, जब एक कार्पल प्रेजेंट हो। ठीक, लेकिन अब एक से ज्यादा जहां कार्पल प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोलोगे, बताओ, इजी है, एकदम इजी है। मल्टीकार्पली, सिंगल, मोनो, एक से ज्यादा, मल्टी। ठीक है, उसके बाद अब देखो मल्टीकार्पली कंडीशन में भी दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आपस में फ्यूज हैं, कौन, अगर आपस में कार्पल फ्यूज हैं तो उसे बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन। अगर एगो कार्पल एक दूसरे से गले मिल गया है, एगो कार्पल एक दूसरे को ऐसे पकड़ लिया है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिन कार्पस कंडीशन, यानी कि आपस में फ्यूज हैं। ठीक है, और अगर फ्यूज नहीं है, डायरेक्ट उसके अपोजिट कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। और अगर फ्यूज नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। जहां फ्यूज है वहां सिन कार्पस, जहां फ्यूज नहीं है वहां एपोकार, यानी कि इन दोनों कार्पल्स के बीच में झगड़ा होते रहता है, मारामारी होते, एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, वहां क्या बोलोगे, वहां बोल दोगे एपोकार्पस। चलो अब आगे देखते हैं, बहुत ईजी है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, इसको आप ऑलरेडी जानते हो। देखो स्टिग्मा में क्या लिखा है, रिसीव द पोलन ग्रेन। ठीक है, और स्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट बिलो द स्टिग्मा। और ओवरी बल्ज बेसल पार्ट कंटेनिंग द प्लेसेंटा विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियल लोक्यूल कैविटी, और द प्लेसेंटा कंटेनिंग द मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल। ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस वापस एक बार रिकॉल कर रहे हैं। देखो हर एक पिस्टल के पास होती हैं तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें होती है, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवरी होगा। ठीक है, अब देखो स्टिग्मा रिसीव करती हैं किसको, पोलन ग्रेन को। स्टिग्मा किसको रिसीव करेंगी, पोलन ग्रेन को। और स्टाइल जो होता है ना, स्टाइल इलोंगेटेड यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल कैसा होता है, स्टाइल एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। क्या करता है, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। ठीक, अब तीसरी पार्ट की हम बात कर लें ओवरी की, तो ओवरी क्या है, ओवरी इज द बल्ज बेसल पार्ट। ओवरी इज द बल्ज बेसल पार्ट, जो नीचे का फुला हुआ हिस्सा है ना,
उसे हम ओवरी कहते हैं। जिसके पास प्लेसेंटा होती है, जिसके पास प्लेसेंटा होती है, और जिस प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, ओवेरियन लोक्यूल। प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा, ओवेरियन लोक्यूल। और ये जो आपका प्लेसेंटा है ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, बताइए किसके अंदर प्रेजेंट होगा, आपके ओवेरियन लोक्यूल के अंदर, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा है उसके पास क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है या फिर ओव्यूल होता है। प्लेसेंटा के पास क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है या फिर ओव्यूल होता है, ठीक। और मैंने आपको बता दिया था द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। क्या बताया था, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेगास्पोरेंजियम को द ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हीलियम, ठीक है। देखो सब जानते हैं कि ओव्यूल जो है वो किससे अटैच है, वो अटैच है प्लेसेंटा से। किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। किसकी मदद से, फ्यूनिकल की मदद से। जो जंक्शन है ओव्यूल का और फ्यूनिकल का उसे हम कहते हैं हीलियम। क्या कहते हैं, हीलियम। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, मेगास्पोरेंजिया की, जहां पे मेगास्पोर बनेंगे। किसकी बात चल रही है, मेगास्पोरेंजिया की, जहां पे मेगास्पोर बनेंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। Each ovule has one or two protective layer called integuments which cover the rest of ovule except for a small opening called micropyle। देखो हर एक ओव्यूल के पास दो या दो से ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है कि नहीं। हर एक ओव्यूल के पास दो या दो से ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, जो कि पूरे पार्ट को कवर करते हैं। क्या करते हैं, जो कि पूरे पार्ट को कवर करते हैं ओव्यूल का, ठीक। किसको कवर करते हैं, ओव्यूल के पूरे पार्ट को कवर करते हैं एक्सेप्ट फॉर वन पार्ट। ऐसी ओपनिंग होती है जहां पे ये जो इंटेगुमेंट है और जो कवरिंग लेयर है ये काम नहीं करती है। उस इंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्लियर होगा ना, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। The chalaza laying on the opposite side of micropyle end represent the basal part of ovule, ठीक है। देखो अब जो चलाजा वाला है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। अब माइक्रोपाइल जहाँ पे है उसके बिल्कुल अपोजिट चलाजा पॉइंट होगा। माइक्रोपाइल जहाँ पे है उसके बिल्कुल अपोजिट चलाजा पॉइंट होगा। कैसे डिसाइड करोगे, ऊपर चलाजा होगा कि नीचे होगा। देखो एंजियोस्पर्म में हमेशा इन्वर्टेड होता है, एंजियोस्पर्म में हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो बेस पे क्या होगा, जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है जहां पे चलाजा पॉइंट होगा, ठीक है। जो नीचे वाला हिस्सा है ना वहीं पे चलाजा पॉइंट होगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है, वहां पे माइक्रोपाइल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। न्यूसिलस इज प्रेजेंट विद द इंटेगुमेंट एंड कंटेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। अब ये जो इंटेगुमेंट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, एक इनका और रोल होता है, कि वो यहाँ पे जो न्यूसिलस है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंटेगुमेंट के अंदर ही, ठीक है। और उनके पास होता है खाना। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर वो तो 4 थे, तो 4 में से 3 डीजनरेट क्यों हो गए थे मेगास्पोर? क्योंकि बेटा ये खाना है, खाना जो है वो लिमिटेड है, और अगर सभी को बांटने लगा जाए ना तो वो खत्म हो जाएगा, स्वयं के पास से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब खत्म हो जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं। The embryo sac या फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड विथ द न्यूक्लियस, देखो जो एम्ब्रियो सेक हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट हुआ, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है? एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट तो एक ही है। ये सब कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। अब आते हैं उस प्रोसेस की तरफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे नोट्स में क्या दिया हुआ है। हम तभी से तो इसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए देख लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस को। द मेगास्पोर मदर सेल गेट कन्वर्ट इनटू अ मेगास्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। द मेगास्पोर मदर सेल इज लार्ज कंटेनर डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर, ठीक है। देखो मेगास्पोर मदर सेल इज लार्ज, बड़ा होता है, एंड इट कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म, और एंड इट कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म,
बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं जिसके अंदर और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी हैं, जिसके अंदर और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी। ये क्या करता है, जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है ना, वो मियोसिस करने के बाद क्या करता है, आपका मेगास्पोर बनाता है। क्या बनाता है, 4 मेगास्पोर बनाता है। अब 4 मेगास्पोर बनने का काम तो खत्म हो गया कि नहीं, 4 मेगास्पोर तो बनने का काम खत्म हो गया, मेगास्पोर बन गए, इसका मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मेगास्पोरोजेनेसिस हो चुकी है। अब उसके आगे क्या होगा, वो आ गया फीमेल गैमेटोफाइट में, तो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं किसके अंदर, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल है, बिकॉज बाकी के 3 तो जी जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। The synergid have special thickening at the micropilate end. These are together called the filiform apparatus. It is in leading tube, pollen tube into the synergid. The cell or at chelazal end are called antipodal cell. A typical angiosperm filiform apparatus 7 cell and 8 nucleated at maturity. देखो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको वापस एक बार और रिकॉल करवा रहे हैं। जितनी भी चीजें हम नोट्स में पढ़ते हैं ना, उसको बस हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो इसको भी ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं, बट आपको आपके रिकॉल के लिए एक बार और आपको बताते हैं। देखो अब सिनर्जिड के पास स्पेशल थिकनिंग होती है। क्या होती है, सिनर्जिड के पास स्पेशल थिकनिंग होती है एट द माइक्रोपाइलर एंड आर टुगेदर कॉल्ड फिलिफॉर्म। क्या मैं बोल दिया, एट द माइक्रोपाइलर एंड दीज आर टुगेदर कॉल्ड फिलिफॉर्म। ठीक है, इनको एक साथ कैसे बोला जाता है, जो फिलिफॉर्म एपेटस होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके के होते हैं। फिलिफॉर्म एपेटस जो है ना, वो हेल्प करता है। किसकी हेल्प करेगा भाई, बताइए किसकी हेल्प करेगा, जाके बस स्टैंड पे बस और क्या करते हैं, वो बैग ढोएगा नहीं, ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब की। किसकी हेल्प करता है, पोलन ट्यूब की। कहां तक पहुंचने में, सिनर्जिड तक पहुंचने में। और सिनर्जिड आगे क्या हो जाएगी, एक तक उसे पहुंचाएगी कि नहीं, एक तक पहुंचा देगी। और उसके बाद ये जो नीचे वाला सेलाजल पॉइंट पे जो सेल प्रेजेंट थे, उन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। अब किसको एंटीपोडल कहोगे, बताओ, जो नीचे वाले सेलाजल पॉइंट पे जो सेल प्रेजेंट थे, उन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाता है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, हाँ नहीं याद आ रहा है, चलो आपको डायग्राम को थ्रू समझाते हैं। देखो आप इस रफ डायग्राम को देखो, ऑलरेडी इस रफ डायग्राम को बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखो 3 ऊपर 3 नीचे है कि नहीं, इनके पास अपना क्या है, इनके पास अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है कि नहीं। और देखो, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है सेंट्रल सेल। ठीक है, अब देखो ये छोटे छोटे दोनों माइक्रोपाइलर एंड पे भी, चलाजल पॉइंट पे भी क्या छोटे छोटे 3 सेल बने हुए हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे बताइए कि क्या पूछा गया है, 7 सेल। तो यहां पर 7 सेल थे या 6 सेल थे, बताओ, यहां पे 7 सेल थे या 6 सेल थे। अरे 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे, 6 सेल, और एक बड़ा वाला सेल जिसके अंदर सारी चीजें हो रही है, यानी कि सेंट्रल सेल, तो 7 सेल हो गए। 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। मैच्योरिटी के टाइम पे 8 न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब यही हुआ। तो 2 तो वो पोलर न्यूक्लियाई, उसके पास भी तो न्यूक्लियस है, और 6 कौन से, 3 ऊपर 3 नीचे, तो टोटल हो गए 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। समझ में आ गया ना, चलो एक बार और इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एंटीपोडल सेल, और ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और ये सेंट्रल सेल एग एपरेटस, और ये सिनर्जिड, और ये फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, सारी चीजों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक बार और रिकॉल करते हैं। देखो डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो सेलाजल पॉइंट है हमेशा इन्वर्टेड होता है, सेलाजल पॉइंट है हमेशा इन्वर्टेड होता है। एंटीपोडल में जो आपका एम्ब्रियो सेक है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है, वो कैसा रहता है, वो अपोजिट रहता है, इन्वर्टेड रहता है, उल्टा लटका हुआ होता है। क्या होता है, उल्टा लटका हुआ होता है। तो ये उल्टे को ही इन्होंने बताया है। क्या बताया, तो इस उल्टे को इन्होंने बताया, जो आपके बेस वाले पॉइंट होते हैं, तो बेस में जो 3 सेल होती हैं उसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ठीक, और फिर ये 2 फ्री होंगे,
अभी पढ़े हैं उन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक बड़ा सेल जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है जिसे सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है, यही था ना कंडीशन। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पोर्शन है ना, एक एक करके अकेला एग और बाकी के 2 सेल हैं। देखो एक एग है और बाकी के 2 सेल है, यानी कि सिनर्जिट, और पूरे को एक साथ बोलते हैं एग एपैरेटस, ठीक है। अब उसके बाद फिलिपम एपैरेटस भी आ गया, तो फिलिपम एपैरेटस हेल्प करेगा क्या करने के लिए, पोलन ट्यूब को सिनर्जिट तक पहुंचाने के लिए, क्या करने के लिए, पोलन ट्यूब को सिनर्जिट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी। आई होप आपको एक एक डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। वैसे भी अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम ऑलरेडी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।